स्वयं क्या है, मियोसिस इसमें बाद में हुआ था, तो ये स्वयं क्या है, द्विगुणित है। ध्यान रखना। परपसु सेल कौन सी होती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अपने आकार को बढ़ा करके जीव द्रव्य को सघन कर लेती है, इसके द्वारा जो सेल बनती है इसे हमें परपसु सेल कहते हैं, जो कि गेमेटोजेनेसिस क्रिया में भाग लेती है, मतलब लघु बीजाणुओं का निर्माण और गुरु बीजाणुओं का निर्माण। मादा प्रजनन अंग है तो ये क्या बनाएगी, गुरु बीजाणु बनाएगी, और नर प्रजनन अंग है तो लघु बीजाणु बनाएगी। ठीक है, अब इसमें मियोसिस बाद में होता है, तो यहाँ मियोसिस अपने करवाना ही नहीं है, तो ये कौन सी संरचना है के दौरान बीजाणु काय की परपसु कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के, परपसु कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के, बिना अर्धसूत्री विभाजन के द्विगुणित भ्रूण कोश बनाती, द्विगुणित भ्रूण कोश बनाती है, कोश है, द्विगुणित भ्रूण कोश बनाती है, जिसकी कोशिका से द्विगुणित भ्रूण का विकास होता है, द्विगुणित भ्रूण का विकास होता है, द्विगुणित भ्रूण का विकास होता है। ध्यान दीजिए, हमने बनाया परपसु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या, भ्रूण कोश बनाया, किसे कहते हैं, भ्रूण कोश। एक मादा युग्मकोश भी को क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ हमने सामान्य क्रिया के दौरान परपसु कोशिका में क्या करवाया, मियोसिस सेल डिवीजन। हाँ, वो कौन सा, मियोसिस सेल डिवीजन करवाया। परपसु कोशिका में मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा हमने बनाए थे 4 गुरु बीजाणु। इन 4 में से 3 नष्ट हो गए थे और एक एक्टिव रहा था। जो सक्रिय था इसने क्या बना दिया, अंडकोश या भ्रूणकोश। अब भ्रूणकोश में अंडा क्या है, अगुणित है, सहायक कोशिका क्या है, अगुणित है, प्रतिमुखी क्या है, अगुणित है, तो इस भ्रूणकोश को अपने क्या कहेंगे, अगुणित भ्रूणकोश कहेंगे। वो बना था ना, यहाँ उसका उल्टा है। ठीक है, यहाँ बनने वाली भ्रूणकोश की सारी कोशिकाएं क्या होगी, द्विगुणित होगी, क्योंकि यहाँ मियोसिस सेल डिवीजन नहीं होता। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि परपसु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इस कारण बनने वाली सारी सेल किसकी, अंडकोश या भ्रूणकोश की क्या होगी, द्विगुणित। अब ऐसे में सारी कोशिकाएं द्विगुणित है, तो वो कोशिकाएं जो भ्रूण बनाएगी वो भी क्या होगा, द्विगुणित। तो द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूण का बनना आवर्ती असंजनन। ठीक है, द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूण का बनना आवर्ती असंजनन, अगुणित कोशिका से अगुणित भ्रूण का बनना अनावर्ती असंजनन। ठीक है, अगला लिखिए, यह दो प्रकार से होता है, यह 2 प्रकार से होता है। पहला प्रकार लिखिए, जनन अपबीजाणुता, जनन अपबीजाणुता, जनन अपबीजाणुता, एपोस्पोरी के नाम से इसे हम जानते हैं, जेनरेटिव एपोस्पोरी। अब देखिए जनन शब्द आ गया ना, जनन अपबीजाणुता, अपने पास क्या उपस्थित है, अपने पास भ्रूण कोश उपस्थित है, और इस भ्रूण कोश में अपने पास सेम सिचुएशन है। अंतर क्या है, वहाँ क्या थी, ये सारी कोशिकाएं ऊपर वाली नीचे वाली अगुणित थी, यहाँ सारी कोशिकाएं क्या है, द्विगुणित। अगर ये द्विगुणित कोशिकाएं क्या बना रही है, भ्रूण बना रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जनन अपबीजाणुता के नाम से जानते हैं। अगर भ्रूण कोश की अंड कोशिका, सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या बना रही है, भ्रूण बना रही है, तो इसे हम क्या कह देंगे, जनन अपबीजाणुता। ठीक है, तो जनन अपबीजाणुता में लिखिए, द्विगुणित भ्रूण कोश की द्विगुणित भ्रूण कोश की
कोश की कोई द्विगुणित कोशिका, कोई द्विगुणित कोशिका कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है अंड कोशिका, वो हो सकती है प्रतिमुखी कोशिका, या वो हो सकती है सहायक कोशिका। ठीक है, सहायक कोशिका। कोई द्विगुणित कोशिका द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करती है। क्या कह देंगे? जनन अपबीजाणुता के नाम से जाना। ठीक है, जनन अपबीजाणुता। दूसरा प्रकार हो जाएगा कायिक अपबीजाणुता। देखिए कायिक से करते हैं, काय बॉडी को, तो बीजांड काय की कोई कोशिका अगर भ्रूण का निर्माण करे तो इसे हम क्या कर देंगे? कायिक अपबीजाणुता। क्लियर है? बीजांड काय की कोई कोशिका अगर भ्रूण का निर्माण करे तो इसे हम क्या कर देंगे? कायिक अपबीजाणुता के नाम से जाना। तो कायिक में लिखिए सोमेटिक एपोस्टोरी के नाम से समझा, सोमेटिक एपोस्टोरी। इसमें लिखिए यदि बीजांड काय या अत्यावरण की, बीजांड काय या अत्यावरण की कोई द्विगुणित कोशिका द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करे, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करे तो इसे कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। तो इसे कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। तो इसे कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। क्लियर है? और इसे ही हम क्या नाम देते हैं? देखिए मैंने बताया 2-3 बार आएगा अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता में मैंने आपको क्या बताया था कि बीजांड काय है, और बीजांड काय या अत्यावरण की किसी कोशिका ने क्या बनाया? भ्रूण बनाया, उसे हमने क्या नाम दिया था? अपस्थानिक भ्रूणता। तो यही क्या है? अपस्थानिक भ्रूणता। दोबारा समझिए, अनावर्ती में भाग लेने वाली कोशिका अगुणित होती है। अब वो अगुणित कोशिका कौन सी हो सकती है? सहायक कोशिका हो सकती है, प्रतिमुखी कोशिका हो सकती है, अंड कोशिका हो सकती है। अगर वो बिना निषेचन के भ्रूण का विकास कर ले, अगुणित से क्या बन रहा है? अगुणित बन रहा है, एन से एन भ्रूण बन रहा है, अगुणित से अगुणित भ्रूण बन रहा है, तो वो किस में आ जाएगा? अनावर्ती में आ जाएगा। ठीक है, यदि 2n से 2n भ्रूण बने तो वो किस में आएगा? आवर्ती में। आवर्ती में भी अगर 2n सेल कौन सी है? भ्रूण कोश के अंदर वाली है। अब भ्रूण कोश के अंदर वाली कौन सी हो सकती है? अंड कोशिका, सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका। क्यों? क्योंकि इस दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, इनके निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, और जब तक अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तब तक अगुणित कोशिका नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पूरा भ्रूणकोश क्या है? द्विगुणित है। इसके अंदर वाली कोई कोशिका भाग ले रही है, इसके अंदर वाली कोई कोशिका भ्रूण निर्माण में भाग ले रही है, तो इसे हम क्या कर देंगे? जनन अपबीजाणुता। और इसके बाहर वाली, बाहर क्या है? बीजांड का है, बीजांड का या अत्यावरण की कोशिका भाग ले रही है, तो इसे हमें कायिक अपबीजाणुता कहते हैं। तो पहली विधि अपनी कौन सी होगी? अनावर्ती। दूसरी विधि कौन सी होगी? आवर्ती। अगली विधि लिखिए, तीसरी कौन सी है? अपस्थानिक भ्रूणता। अपस्थानिक भ्रूणता, अपस्थानिक भ्रूणता इंपॉर्टेंट है, इसी भी क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं? खुद ही बताइए परिभाषा। अभी है अपस्थानिक भ्रूणता। हाँ, अपस्थानिक भ्रूणता में क्या लिखेंगे? बीजांड काय या अत्यावरण की द्विगुणित कोशिका यदि द्विगुणित भ्रूण बना रही है तो इसे हम क्या करेंगे? अपस्थानिक भ्रूणता करेंगे। तो लिखिए, भ्रूण कोश से बाहर की
कोश से बाहर की कोई द्विगुणित कोशिका भ्रूण कोश से बाहर की कोई द्विगुणित कोशिका कौन सी हो सकती है? ब्रैकेट में लिखिए कौन सी हो सकती है? बीजांडकाय या अध्यावरण। अध्यावरण यदि भ्रूण कोश से बाहर की कोई कोशिका द्विगुणित भ्रूण का विकास करे, द्विगुणित भ्रूण का विकास करे तो इसे द्विगुणित भ्रूण का विकास करे। यदि बीजांडकाय या यदि अंडकोश से बाहर की कोई कोशिका, यदि अंडकोश से बाहर की कोई कोशिका, ब्रैकेट में लिखना था बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिका, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करे। यदि अंडकोश से बाहर की कोई कोशिका द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करे, द्विगुणित भ्रूण का निर्माण करे तो इसे अपस्थानिक भ्रूणता या अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुद्भिद असंजनन कहते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता या बीजाणुद्भिद असंजनन कहते हैं। ध्यान दीजिए, बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद में मैंने क्या बताया? युग्मकोद्भिद में तो अगुणित से अगुणित और बीजाणुद्भिद में द्विगुणित से द्विगुणित। यहाँ क्या हो रहा है? द्विगुणित भ्रूण बन रहा है, द्विगुणित कोशिका है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बीजाणुद्भिद असंजनन। सिमिलर वर्ड है, ठीक है। अपस्थानिक भ्रूणता के साथ साथ ये बीजाणुद्भिद वाला सिमिलर है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए ना बीजाणुद्भिद असंजनन किसे कहते हैं तो भी अपना ये आंसर आएगा। अगर पूछ लिया जाए अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं तो भी अपना आंसर यही है, ठीक है। अब देखिए ऐसे पादपों में, अब सुनिए, ऐसे पादपों में भाग लेने वाली कोशिका कौन सी है? 2n है। बनने वाला भ्रूण क्या है? 2n है, मतलब 2n ही भाग ले रहा है और 2n ही बन रहा है। ऐसे में ऐसे पादपों में पीढ़ी एकांतरण होगा। पीढ़ी एकांतरण कब होता है? जब 2n से क्या बने? n बने। n पुनः किस में बदले? 2n में बदले। फिर दोबारा से क्या बन गया? n फिर क्या बन गया? 2n। यही तो पीढ़ी एकांतरण है। तो ऐसे पादपों में जिनके अंदर अपस्थानिक भ्रूणता पाई जाती है पीढ़ी एकांतरण नहीं होता। तो लाइन से लिखिए, इस प्रक्रिया में युग्मकोद्भिद नहीं बनता। इस प्रक्रिया में युग्मकोद्भिद नहीं बनता, युग्मकोद्भिद नहीं बनता। अतः ऐसे पादपों में पीढ़ी एकांतरण नहीं होता। अतः ऐसे पादपों में पीढ़ी एकांतरण नहीं होता। पीढ़ी एकांतरण नहीं होता। एग्जाम्पल लिख लीजिए, सिट्रस, नींबू, आम। सिट्रस, नींबू, आम। एक शब्द आएगा आपका बहुभ्रूणता, पॉलीएम्ब्रियोनी। वहाँ आपने ये एग्जाम्पल दोबारा देखिए। नींबू के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। सिट्रस खट्टे फलों को कहते हैं, इनके अंदर भी पॉलीएम्ब्रियोनी पाई जाती है। संतरे को सिलेंगे तो उसके पाउच से दिखाई देंगे ना, अर्थात एक ही फल के अंदर कई सारे क्या है? भ्रूण है। और बीज के अंदर भी कई सारे क्या होते हैं? भ्रूण होते हैं। इसे पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। आगे वाला टॉपिक अपना इसी पे आधारित होगा, तो वो अपस्थानिक भ्रूणता के कारण ही बनता है, ठीक है। तो ये अपना तीसरा प्रकार हो गया अपस्थानिक भ्रूणता। चौथा और अंतिम प्रकार कौन सा था? बच्चानंद महेश्वरी के अनुसार कायिक असंजनन। कायिक असंजनन, कायिक असंजनन। देखिए, पहला आवर्ती, दूसरा अनावर्ती, तीसरा अपस्थानिक भ्रूणता और चौथा कायिक असंजनन। वेजिटेटिव एपोमिक्सिस लगा के लिखिए। कुछ पादपों में
पुष्पों के स्थान पर, कुछ पादपों में पुष्पों के स्थान पर पत्तर पर कलिकाएं, पत्तर पर कलिकाएं इन्हें कहते हैं बुलबिल। पत्तर पर कलिकाएं, बुलबिल या कायिक प्रवर्ध बन जाते हैं। पत्तर पर कलिकाएं या कायिक प्रवर्ध बन जाते हैं, कायिक प्रवर्ध बन जाते हैं। जो पादप पर रहते हुए, जो पादप पर रहते हुए, जो पादप पर रहते हुए अंकुरित होकर, अंकुरित होकर नए पादप बनाते हैं, नए पादप बनाते हैं, नए पादप बनाते हैं। उदाहरण लिखिए प्याज और अगेव, प्याज और अगेव। तो देखिए पत्तर पर कलिकाओं के द्वारा होने वाला या कायिक प्रवर्ध के द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाएगा? कायिक असंजनन। तो ये हो गया अपना असंजनन। पादप जनन की विशिष्ट विधियों का पहला प्रकार कौन सा हो गया? असंजनन, जिसे हमने सबसे पहले बांटा बीजाणुविद और युग्मकोद्भिद में। बीजाणुविद में 2n भाग लेता है और 2n भी बनता है, ठीक है। और युग्मकोद्भिद में n संरचना, n एगुणित या एप्लॉइड कोशिका भाग लेती है और बनने वाला भ्रूण क्या होता है? एप्लॉइड होता है, ठीक है। तो ये था अपना विकास के आधार पर प्रकार। फिर हमने बांटा था कौन से प्रकार में? पंचानन महेश्वरी के अनुसार। इसके अनुसार पहला था अपना अनावर्ती। अनावर्ती में क्या है? एप्लॉइड भाग लेता है और एप्लॉइड ही बनता है। फिर था अपना आवर्ती, डिप्लॉइड भाग लेता है और डिप्लॉइड ही बनता है। फिर था अपना अपस्थानिक, बीजांड का या अध्यावरण की कोशिका भ्रूण का निर्माण करती है। और चौथा था अपना कायिक असंजनन, इसमें पत्तर पर कलिका भाग लेती है, ठीक है, बुलबिल भाग लेती है। तो ये पहला प्रकार हुआ है अपना विशिष्ट विधियों का कौन सा? असंजनन। अगला कौन सा प्रकार है? अनिषेक बीजता। अच्छा, इसका महत्व लिख लीजिए 2-4 लाइनें। असंजनन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस देखिए, बिना निषेचन के भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? असंजनन कहलाता है। तो इसमें बनने वाली संतति किसके समान होगी? जो कोशिका भाग ले रही है उसके समान ही होती है। और अगर किसी भी जीव के पूर्णतः समान नया जीव होता है तो इसे हम क्या नाम देते हैं? क्लोन के नाम से जानते हैं। तो क्लोन तैयार करने में कौन सी विधि सहायक है? एपोमिक्सिस। पहला लिखिए महत्व, क्लोन तैयार करने में उपयोगी, क्लोन तैयार करने में उपयोगी विधि, क्लोन तैयार करने में उपयोगी विधि। क्योंकि इस दौरान अर्धसूत्री विभाजन तथा पुनर्संयोजन नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन तथा पुनर्संयोजन नहीं होता, पुनर्संयोजन नहीं होता। अतः बनने वाले पादपों के सभी लक्षण, बनने वाले पादपों के सभी लक्षण मात्रे पादप के समान होता, मात्रे पादप के समान होते, मात्रे पादप के समान होते। मतलब सारे लक्षण, मियोसिस सेल डिवीजन होगा और फिर जीन विनिमय होगा तभी तो विभिन्नताएं आएगी। तो यहाँ न तो मियोसिस हो रहा न पुनर्संयोजन हो रहा, तो इस कारण विभिन्नताएं नहीं आती। अगला महत्व लिखिए, बीज अलैंगिक जनन विधि से बनते हैं। बीज अलैंगिक जनन विधि से बनते हैं।
अतः इनके लक्षण मातृपादप के समान होते, मातृपादप के समान होते। अगला मतलब लिखिए, लाभदायक लक्षणों के संरक्षण में सहायता, लाभदायक लक्षणों की संरक्षण में सहायता, क्योंकि लक्षण तो इनके बदल ही नहीं रहे, मियोसिस हो ही नहीं रहा। लाभदायक लक्षणों के संरक्षण में सहायक, मियोसिस और इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, तो लक्षण जो के तो ही पड़े रहते हैं। तो लिखिए संकर बीज, हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड संकर बीजों के निर्माण में उपयोगी, संकर बीजों के निर्माण में उपयोगी। तो ये हो गया असंजनन के प्रमुख महत्व। ठीक है, तो पहली विधि अपनी कंप्लीट हो गई। कौन सी? असंजनन। विकास के आधार पर दो प्रकार, आवर्ती और अनावर्ती। अनावर्ती में कौन सा भाग लेता है और कौन सा बनता है? एप्लॉइड भाग लेता है, एप्लॉइड बनता है, और आवर्ती में डिप्लॉइड भाग लेता है, डिप्लॉइड बनता है। फिर हमने प्रकार बताए इसकी, कायिक अपविजाणुता, अपस्थानिक भ्रूणता, कायिक प्रवर्धन। तो ये असंजनन की पंचानन महेश्वरी के अनुसार 4 विधियां हो गई। अगला अपना प्रकार है अनिषेक बीजता या एक गेमोस्पोर। छोटी सी 4 लाइनों के अंदर आपका ये सेकंड प्रकार कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस 4 लाइन। अनिषेक बीजता या एक गेमोस्पोरी करवाया हुआ है आपसे पहले, याद करो पिछले चैप्टर। अनिषेक बीजता या एक गेमोस्पोरी करवाया हुआ है ना। बिना निषेचन के बीज का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक बीज। लिख लीजिए, बीजों का निर्माण, बीजों का निर्माण बिना युग्मक संलयन के, बीजों का निर्माण बिना युग्मक संलयन के होता है, बिना युग्मक संलयन के होता है। अगले से लिखिए, यदि बीजांड काय की कोशिका से बीजांड काय की कोशिका से बीज बने, बीज बने तो इसे एपोस्पोरी, तो इसे एपोस्पोरी तथा गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बिना निषेचन के बीज बने, बिना निषेचन के बीज बने तो इसे डिप्लोस्पोरी कहते हैं, तो इसे डिप्लोस्पोरी अनिषेक बीजता कहते हैं, तो इसे डिप्लोस्पोरी अनिषेक बीजता कहते हैं। तो अनिषेक बीजता के 2 प्रकार हो गए, एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी। अगर बीजांड काय के अध्यावरण या बीजांड काय की कोई सेल बिना निषेचन के बीज बना रही है तो एपोस्पोरी, और अगर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बना रही है तो डिप्लोस्पोरी। अगले से लिखिए, इस दौरान बीज द्विगुणित होता है, इस दौरान बीज द्विगुणित होता है। परंतु बीज द्विगुणित होता है, परंतु इसमें समस्त जीन, परंतु इसमें समस्त जीन मातृपादप के होते हैं, समस्त जीन मातृपादप के होते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता इसका एक प्रकार है। अपस्थानिक भ्रूणता इसका एक प्रकार है।
देखिए अपस्थानिक भ्रूणता में क्या हुआ था, अंड कोशिका के अलावा बीजांडकाय या अध्यावरण की किसी कोशिका ने भ्रूण बनाया था। यहाँ क्या हो रहा है, वही तो क्रिया ना, यहाँ बीजांडकाय की कोशिका या गुरुबीजाणु मात्र कोशिका क्या बना रही है, बीज का निर्माण कर रही है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, अपस्थानिक भ्रूणता ही होगी। उदाहरण लिखिए, आम, संतरा, नागफनी, प्याज। आम, संतरा, नागफनी, प्याज। तो पहली विधि आपकी कौन सी हो गई थी, असंजनन, और दूसरी विधि कौन सी होगी, अनिषेक विस्तार। फिर सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन है वो हम करेंगे कल। आज के लिए